हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के लिए। हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रहेंगे साइंस पेपर 2 का। आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये जो पेपर है 2018 का पेपर है भाई, जिसमें आज हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को देखने वाले। काफी यूजफुल सेशन रहेगा क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका लेवल बहुत ही बढ़िया है। स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को 121 से स्टार्ट करेंगे, 150 तक के क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं पेपर 2 साइंस के लिए। 2018 का पेपर है तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं एग्जाम में जाने से पहले। टेलीग्राम पर अगर शिक्षा फॉर नौकरी को कनेक्ट नहीं किया तो टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बाल एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए क्या चीज उत्तरदायी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, सभी एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग ड्राई वेदर, while combining या while combing hair, something we experience hair falling apart, the force रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज, कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या पूछा जा रहा है? बालों के बीच में एक प्रकार का बल लगता है शुष्क मौसम में। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि अपने तरफ खींचने वाला, आकर्षित करने वाला बल होता है। अब इसमें क्या होता है? आकर्षण भी होता है और इसमें प्रति आकर्षण भी होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत बल जो होता है, इसमें रिपल्सन भी होता है, रिपल्सिव भी होता है ये, और इसके साथ साथ अट्रैक्टिव भी होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका फोर्स है। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? ये इलेक्ट्रिकली जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें पाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्या डेवलप हो जाता है बालों में भाई? एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव क्या होता है? रिपल्सन क्रिएट हो जाता है, यानी कि पराकर्षण इनके अंदर डेवलप हो जाता है। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपको पता है, ग्रेविटी है, अर्थ का फोर्स है, बालों पे नहीं लगेगा। यहाँ पर घर्षण बल क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच में जब मूवमेंट होता है तो उससे उत्पन्न होता है घर्षण बल। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्रिएट किया जाता है या क्रिएट होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है, और ये किसकी वजह से होता है? जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 2122 पर। पदार्थ को हथौड़े से पीटने पर जो चौड़ा या चपटा हो जाता है वो कौन सा पदार्थ है? सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद अ हैमर। आयोडीन का क्रिस्टल है, सल्फर का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा या फिर जिंक का दाना। तो राइट आंसर यहाँ पर है जिंक ग्रैनुले जिसको बोलते हैं, या फिर जिंक का दाना। क्या होता है भाई? जो जिंक का छोटा दाना होता है उस पर जब हम हैमर करते हैं तो वो कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, टूटता नहीं है। क्लियर हो गई बात? और जिंक के कणों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जो जिंक के जितने भी पार्टिकल होते हैं उसका इस्तेमाल जो है H2 हाइड्रोजन गैस बनाने में होता है, और इसी की वजह से इसकी सतह जो है क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। जब इस पर हैमर किया जाता है तो इसकी सतह जो है ना बड़ी हो जाती है, जो जिंक के दाने होते हैं उसकी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल? लाल रुधिर कणिकाएं जिसको आरबीसी बोला जाता है, जीवाणु, शुक्राणु या फिर विषाणु। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? जो कोशिका जिसमें नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। वायरस ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका नहीं होती है, और वायरस क्या कहलाते हैं भाई? वायरस जो होते हैं भाई ये क्या होते हैं? अकोशिकीय कहलाते हैं। इनका नाम ये होता है अकोशिकीय, क्योंकि इनमें सेल प्रेजेंट नहीं होती है। ये क्या होते हैं भाई? अगर मनुष्य के शरीर से बाहर हैं तो बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन अगर मनुष्य के शरीर के भीतर चले जाते हैं तो वहां इन्हें पनपने की जगह मिल जाती है, आश्रय मिल जाता है वहां पर। ठीक है, और कैसे होते हैं ये? माइक्रोस्कोपिक से देखे जाते हैं, बहुत अति सूक्ष्म होते हैं, और कोशिका में जाकर ये क्या करते हैं भाई? वंश की वृद्धि करते हैं अपनी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अकोशिकीय क्या है? वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। क्या इसमें राइट आंसर है? तो देखो, इसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, क्या पूछा गया है? इसमें जो कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है, कि जो इसमें से कथन सत्य नहीं है उसके लिए आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 124 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। केवल 1, 2 तथा 4 क्या पूछा गया है? कथन जो सत्य नहीं था वो पूछा गया था। देखो क्या पूछ, ध्वनि कंपन द्वारा
उत्पन्न होती है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ध्वनि तथा प्रकाश दोनों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या पूछा गया था? जो कथन सही है वो बताना है। तो ये सारे के सारे कथन जो है हमारे पास क्या है भाई, ये सारे के सारे कथन जो है हमारे पास सही है। स्टेटमेंट 1 कि भाई ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, सही है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, कम होती है, सॉरी, बिल्कुल सही है। लेकिन स्टेटमेंट जो थर्ड है ये गलत है हमारे पास। क्या है भाई? ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जी नहीं। किसके लिए होती है? ध्वनि के लिए होती है, प्रकाश के लिए नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 4 के बारे में बताया गया है कि ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन से विद्युत का चालन नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन देखते हैं। नींबू का रस, सिरका, टोटी का पानी या फिर वनस्पति तेल। तो वो आसान सा क्वेश्चन है भाई। क्या पूछा गया? कौन सा सॉल्यूशन में क्या नहीं होती है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है वो है ऑप्शन नंबर डी, वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं होती है? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में किसी भी प्रकार के कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो भाई कोई भी चार्ज जो है उसमें डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? इसमें आयंस नहीं होते, आयंस नहीं होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 126। क्वेश्चन देखो बहुत आसान है लेकिन कई बार गलत हो जाता है। चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद पर क्या प्रभाव होगा? छोड़े गए बिंदु से सीधे नीचे आ जाएगी, अंतरिक्ष में लटकी रहेगी, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, ऊपर जाती रहेगी और कभी वापस नहीं आएगी। क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 126 के लिए? देखो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई? चंद्रमा की सतह पर जब कोई भी व्यक्ति खड़ा है, इसका मुख्य कारण क्या है भाई? चंद्रमा की सतह पर ग्रेविटी फोर्स जो होता है ना, वो पृथ्वी पर ग्रेविटी फोर्स का कितना होता है? 1/6 होता है। इस चीज को ध्यान देना कि चंद्रमा की सतह पर जो ग्रेविटी लगती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगती है, वो पृथ्वी की सतह से 1/6 लगती है। तो ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ग्रेविटी लगती है लेकिन 1/6 लगती है चंद्रमा की सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां जो हैं, अस्थियां अपने स्थान से हट गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए बताना। अच्छे क्वेश्चन है भाई साइंस के, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब इस पर बेस्ड में मैराथन क्वेश्चन कराने वाला हूं। इन सारे जो चैप्टर्स है ना, जहां जहां से प्रश्न पूछे गए, उन्हीं चैप्टर्स पर मैं आप लोगों को मैराथन क्वेश्चन भी करा दूंगा साइंस पेपर 2 के लिए। तो मेक श्योर आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर सके साइंस में। तो ये क्या होगा भाई? टेंडन ब्रेक कहलाएगा या फिर कंकाल पेशियों का टूटना कहलाएगा, स्नायुओं का टूटना कहलाएगा या फिर गति का ऊतक का टूटना कहलाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लिगामेंट। आप सभी को पता होगा जो लिगामेंट ब्रेक होता है तो क्या होता है भाई? दोनों बड़ी हड्डियां यानी कि अस्थियां जब टूटती हैं तो उसमें स्नायु का टूटना लिगामेंट ब्रेक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी प्रकृति के हैं? समांगी का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस, एक समान जो होता है, होमोजीनियस मिश्रण जिनको बोला जाता है। तो उनमें से कौन से हैं? बर्फ है, लकड़ी है, मृदा है या फिर वायु है। तो 4 कॉम्बिनेशन हमें दिए हैं 4 ऑप्शंस में। तो आपको बताना जो होमोजीनियस, 2 प्रकार के देखो मिश्रण होते हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस में समान पदार्थ होते हैं और हेट्रोजीनियस में भिन्न पदार्थ होते हैं। तो यहां से पूछा गया है कि कौन सा समांगी प्रकृति के हैं इसमें से। तो 128 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा, यानी कि जो बर्फ है और जो वायु है, ये क्या है भाई? होमोजीनियस है। क्लियर होगी बात? पहला और चौथा इसका अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है? क्या पूछा गया? न्यूमेरिकल रेशियो पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब इसका रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? सदैव 1 से कम होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से अधिक होगा या 1 के बराबर या इससे कम होगा। तो राइट आंसर है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है हमेशा 1 के बराबर होगा या फिर 1 से कम होगा। क्लियर बात? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन 30 आ गया। कोई सेब है किसी वृक्ष से पृथ्वी पर
पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम क्या है भाई, परिमाण क्या है, F1 है, तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण क्या है भाई, F2 है। तो क्या होगा, क्या है भाई, कोई एक सेब है किसी वृक्ष से पृथ्वी पर गिर रहा है, ठीक है, तो उस पर यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का मान कितना है, F1 है, और जो सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का मान कितना है, F2 है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, वो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 130 के लिए, ठीक है। तो देखो F2 की तुलना में F1 अधिक होगा, F1 की तुलना में F2 अधिक होगा, या F2 की तुलना में F1 थोड़ा अधिक होगा, या F1 या F2 दोनों ही बराबर होंगे। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, दोनों के दोनों बराबर होंगे। जो फोर्स F1 है एंड फोर्स F2 है, यानी कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, दूसरा जो सेब द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल, और एक पृथ्वी द्वारा सेब पर लगाया गया बल जो है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। वायु यानी कि ध्वनि में वायु गमन करती है, साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हो, वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, विक्षोभ गमन करें, या फिर कण एवं विक्षोभ दोनों एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, साउंड ट्रेवल इन एयर, साउंड ट्रेवल करेगी हवा में कब, जब डिस्टरबेंसेस मूव्स करते हैं, यानी कि विक्षोभ गमन होता है। क्या कहने का मतलब है भाई, साउंड वेव्स क्या करती हैं भाई, देखो जो साउंड वेव्स होती हैं कैसी होती है, ऐसे समझ सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल होती हैं। दूसरा, जब साउंड वेव चलती हैं, हवा की बात करें तो जो हवा के कण होते हैं, जो हवा के कण होते हैं वो क्या करेंगे भाई, अपनी जगह पर कंपन करेंगे, और यही कंपन क्या करेगा, जो ध्वनि होती है उसको आगे ले जाने का काम करेगा। इस कंपन की वजह से क्या होगा, डिस्टरबेंसेस होते हैं, यानी कि विक्षोभ उत्पन्न होता है, और वही ध्वनि को आगे ले जाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 132। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, देखो एक होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस यानी कि ऊष्माशोषी, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जो भी रिएक्टेंट होता है, जिसके द्वारा अभिक्रिया करी जाती है, जो रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोष करता है, अवशोषण करता है किसका, हीट एनर्जी का। बात क्लियर हो रही है भाई। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी रिएक्टेंट होते हैं, जब ऊष्मा का अवशोषण करते हैं वो, ठीक है, किससे, सराउंडिंग से, तो वो क्या कहलाता है भाई, ऊष्माशोषी प्रक्रम कहलाता है। और एक्सोथर्मिक में इसका अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो यहाँ क्या पूछा गया, कौन सी ऊष्माशोषी प्रक्रम है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, जल वाष्प का संघनन, या फिर जल का वाष्पीकरण। क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका बेस्ट उत्तर रहेगा। क्या बोलता है भाई डी, यानी कि शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन जब होगा ड्राई आइस का, तो ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसके साथ साथ इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है, दोनों ही क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करता है हीट एनर्जी सराउंडिंग से। क्लियर हो जानी चाहिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 133। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटना वश जो है सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए, हाथ पर क्या गिर गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड गिर गया है, तो इस प्रोसेस में क्या करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, हाथ को लवण जल से धोएं यानी कि वॉश करें हैंड को सैलाइन सॉल्यूशन से, या फिर हाथ को जल से अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का पेस्ट लगा लें, हाथ को जल से अधिक मात्रा में धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं, या प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो क्या हुआ भाई, देखो सांद्र अम्ल यानी कि कॉन्सेंट्रेशन एसिड हाथ पर गिरा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या करना होगा हमें, बी में हाथ को जल की से अधिक धोएं। पहले तो सबसे पहले क्या करना है, हाथ को पानी से धोना है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्बोनेट पेस्ट लगा लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH ग्रुप, अम्ल लगाए ना तो OH ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा लें तो वो क्या हो जाएगा, ठीक रहेगा, वो एसिड उस पर रिएक्ट नहीं करेगा आपके हाथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाता है 134। दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, लिटमस को, हल्दी को, वेनिला एसेंस को, या फिर पिटूनिया की पंखुड़ियों को। तो देखो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दृष्टि बाधित
स्टूडेंट हैं उनके लिए आपको इंडिकेटर यानी कि किस चीज से आप जो है उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चे देख तो सकते नहीं, आप लिटमस पेपर उनको दिखा नहीं सकते, टर्मरिक भी नहीं दिखा सकते, लीव्स भी नहीं दिखा सकते, तो आप उनको सुंघा सकते हो। वेनिला एसेंस जो होता है उसके थ्रू आप जो दृष्टि युक्त विद्यार्थी होते हैं उनको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त करना सिखा सकते हो, वेनिला एसेंस बताकर या वेनिला एसेंस सुनाकर, सूंघा कर, स्मेल कराकर, क्योंकि दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं सकते, क्योंकि लिटमस पेपर से आप देखकर पहचान कर सकते हो उसका कलर को आइडेंटिफाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु के अवयवों में एक अधातु है। क्या पूछा जा रहा है, जो एलॉयज होते हैं, सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो, एलॉयज कैसे बने होते हैं भाई, मिश्र धातु में क्या होता है, धातु होती है, साथ साथ में अधातु भी होती है। ठीक है, अब आपको बताना है जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है अवयव जो है मिश्र धातु के अवयव में एक अधातु है। ठीक है, पीतल है, कांसा है, अमलगम है या फिर स्टील है। तो यहाँ पर स्टील क्या है, एक प्रकार का अधातु है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एलॉयज में बात की जा रही है, एलॉयज क्या होते हैं जिसमें एक से अधिक धातु का इस्तेमाल किया जाता है, एलॉयज यानी कि मिश्र धातु जिसमें एक से अधिक धातु का इस्तेमाल हो रहा है। तो धातु भी हो सकती है, अधातु भी हो सकती है। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से अधातु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 136, तो यहाँ पर पूछा गया है फुलरीन का एक अपरूप क्या है, ब्लैक मिनिस्ट्रिन फुलरीन इज एन ऑलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, किस चीज का, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का या टिन का। तो भाई जो ये बक मिस्टर फुलस्ट्रीन है ये किस चीज का, भाई इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है C60। दूसरा ये किस चीज का एक अप्रूव कहलाता है, ये कार्बन का एक अप्रूव कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको बकी बॉल्स भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये भी पूछा जा सकता है, इसको बकी बॉल्स भी कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन के लेवल अच्छा पूछा गया है, इसी लेवल पर आपको प्रैक्टिस करनी है और मैं कोशिश करूंगा इसी लेवल के क्वेश्चंस लाने के लिए मैराथन सेशन में आप लोगों के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो लोग भी यार नोट्स वगैरह परचेस करने चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं, लिंक पिन कॉमेंट में दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जल से आएगी, क्लोरोफिल से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी, ग्लूकोज से आएगी। तो आपको पता है जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो वाटर वेपर होता है वो ब्रेक डाउन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहां से आती है, ऑप्शन नंबर जल से आती है, जल से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें पाई जाती है एक स्पीसीज की दो विशिष्टियों में, एक जीन्स की दो स्पीसीज में, एक फैमिली के दो जीन्स में या एक फैमिली के दो जीन्सों में। तो क्या पूछा गया यहाँ पे कि वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ऑप्शन नंबर ए, टू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, टू इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, इनमें क्या हो गए, एक जैसे लक्षण पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 139, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है भाई, जब नेत्र की पेशियां किस तरीके से बिहेव करेंगी, जब फोकस लेंथ बढ़ जाएगी यानी कि फोकस दूरी में वृद्धि हो रही है तो नेत्र कैसे व्यवहार करेगी, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, सिकुड़ती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, शिथिल होती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ती हैं या लेंस पतला हो जाता है। तो 139 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जब फोकल लेंथ बढ़ती है तो जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं भाई, पतली, शिथिल हो जाती हैं। दूसरा जो लेंस होता है वो पतला हो जाता है। ये दो चीजें होती हैं जब फोकल लेंथ बढ़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 140, एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, वसा होते हैं, शर्करा होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं या फिर विटामिन होते हैं। तो एंजाइम्स सीधी सी बात है भाई प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर है, सी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न भाई बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो इन पर अपना ध्यान बना के रखें। एंजाइम्स हमारे क्या है, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, हैजा होगा या फिर डिप्थीरिया है, निमोनिया है, मलेरिया है। तो भाई हैजा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 के लिए डी इसका अभिष्ट उत्तर है, बिल्कुल सही है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा हो जाता है। निमोनिया आपका पता ही है आपको, सर्दी के कारण हो जाता है, लंग्स में जब सर्दी का असर बढ़ जाता है तो उसे निमोनिया बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ऑलरी कल्चर बोलेंगे, एवी कल्चर बोलेंगे, एपी कल्चर बोलेंगे या
पोमोलॉजी बोलेंगे। तो देखो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई सा भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो यहाँ जो अभिष्ट उत्तर होगा 142 के लिए कि अगर आप वेजिटेबल्स के बारे में जानना चाहते हो, जो प्लांट्स होते हैं वेजी सब्जी के, तो वो आपका कहलाता है ऑलिकल्चर कहलाएगा, इसको ऑलरी कल्चर इसको बोला जाता है। अब इसके बाद आती है हमारे पास एविकल्चर किसे बोलते हैं। तो एविकल्चर में क्या होता है, जितनी भी ब्रीडिंग वाली बर्ड्स होती हैं ना, जो ब्रीड करते हैं, जिनको ब्रीडिंग बर्ड्स जो होती हैं, उसको लाकर उसको संरक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को एविकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एपीकल्चर। अब देखो एपीकल्चर बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है, एपीकल्चर में जो मधुमक्खी पालन होता है, यानी कि बी कीपिंग जो होता है, बी कीपिंग की स्टडी की जाती है, और मधुमक्खियों का जो रस बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर जब हम अध्ययन करते हैं तो ये एपीकल्चर के बारे में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोमोलॉजी। अब पोमोलॉजी किस पर क्या है भाई, ये फ्रूट्स और उसका उत्पादन, कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है उसकी स्टडी पोमोलॉजी में की जाती है। वेजिटेबल के बारे में ऑलरेडी कल्चर की बात हो गई। एविकल्चर में क्या होता है, जितनी भी बर्ड्स होती हैं जो ब्रीड कराने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन पर रिसर्च वगैरह जो होती है वो एविकल्चर। एपीकल्चर में बी मधुमक्खी पालन के ऊपर बात की जाती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 143। वस्तुओं की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, चेंज इन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि कोई भी एक वस्तु है, उसमें हमने क्या कर दिया भाई, उसकी मात्रा घटा दी है। सपोज पहले इसकी मात्रा क्या थी, 5 थी, अब इसकी मात्रा हमने कितनी कर दी, 4 कर दी है। तो इसमें क्या चीज जो है जो बदलेगी नहीं, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, भार। तो देखो भाई पहले सपोज 5 kg था ये, अब कितना हो गया, 4 kg हो गया, तो हमने इसकी मात्रा घटा दी। तो भार क्या हो गया, बदल गया, घट गया, तो ये तो नहीं होगा। आयतन इसका ऑफ कोर्स छोटा हो गया, पहले बड़ा था अब इसका छोटा हो गया, ये भी नहीं। द्रव्यमान भी इसका बदल जाएगा, भार बदल जाएगा तो द्रव्यमान भी बदल रहा है इसका। क्या नहीं बदलेगा, वो घनत्व नहीं बदलेगा, यानी कि डेंसिटी नहीं चेंज होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर 143। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44, इसको भी समझते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये विटामिन वाला। देखो एक विटामिन का टॉपिक हो गया, दूसरा मिनरल्स का टॉपिक हो गया। ये कई बार पूछा जाता है भाई, मैं नोट्स वगैरह डाल रहा हूँ, साइंस के काफी सारे नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ, जो हमारा नोट्स वाला ग्रुप है। अगर आप लोग चाहते हैं बाय करना तो उसको बाय कर लेना। आने वाले सेशंस में काफी सारे पीडीएफ जो है प्रिपेयर किए हैं नोट्स के, तो नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जाकर, जब आप परचेस कर लेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, यूजफुल रहेंगे। साइंस के लिए भी है, सीडीपी के लिए भी है, हिंदी के लिए भी अपलोड कर रहा हूँ। हिंदी के लिए मैं ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ, जो भी थ्योरी चैप्टर पढ़ाने थे उसके साथ साथ जो अभी मैराथन क्वेश्चन चल रहे हैं उनको मैं अपलोड कर रहा हूँ उधर। तो 144 के लिए राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 144 के लिए बी होगा भाई। देखो जो भंडारित शरीर में जो विटामिन स्टोर नहीं होता वो विटामिन सी है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसके अलावा जो जितने भी विटामिन है इनके बारे में अगर हम देखें, बात करें अगर हम विटामिन ए की, कैसा विटामिन है, फैट सोलुबल। देखो दो तरीके के विटामिन होते हैं ना, एक वाटर सोल्यूबल होता है, एक फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। और विटामिन ए कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, देखो विटामिन ए रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। विटामिन ए हमारा इम्यून सिस्टम दुरुस्त करने के लिए काम करता है, बढ़िया। ठीक है, ग्रोथ, शरीर की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है और डेवलपमेंट होता है, उसमें विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन सी में दिया गया विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या है, ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब ये विटामिन डी आपको पता है हड्डियों के लिए, बोन्स हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं या नर्वस सिस्टम होता है, उसके लिए विटामिन डी बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन ई। अब विटामिन ई भी क्या है भाई, फैट सोल्यूबल है। विटामिन डी भी हमारा फैट सोल्यूबल है। विटामिन ई में क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स जो होती है ना, उसमें यानी कि ब्लड के निर्माण में काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इतना बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 145। यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य जो नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना, तकनीक कौशल अर्जित करना, या फिर प्रक्रम कौशल अर्जित करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो क्या राइट आंसर रहेगा, देखो क्या पूछा गया, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य नहीं है। देखो क्वेश्चन वाली स्किल्स डेवलप करना एक उद्देश्य रहता है विज्ञान का। टेक्नोलॉजी यानी कि आप तकनीकी कौशल अर्जित करें, बिल्कुल सही बात है भाई, साइंस के माध्यम से आप तकनीकी कौशल अर्जित करते हैं। या फिर साइंटिफिक लिटरेसी आप एक्वायर करते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या नहीं, जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका अभिष्ट उत्तर होगा, यही हमसे पूछा गया। तो सी के साथ जाएं कि ये एक विज्ञान का क्या नहीं है भाई, उद्देश्य नहीं है, जिसमें हम प्रक्रम कौशल अर्जित करना विज्ञान का उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे के सारे उद्देश्य दिए गए थे।
क्वेश्चन आता है 146, एनसीएफ 2005 पर क्वेश्चन पूछा गया। मैं कल आपको लाइव सेशन कराया था मैंने 8 बजे, उसमें मैंने आपसे कहा था कि एनसीएफ 2005 हो गया या एनसीएफ लेटेस्ट वाला हो गया, वहां से क्वेश्चन आएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 146 बोलता है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश किस चीज पर बल देना चाहिए भाई। ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है उसको मार्क कर लेते हैं भाई। देखो राइट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में विद्यार्थियों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है भाई, एक मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि आज मैंने सीडीपी में आप लोगों को पढ़ाया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मुख्य क्या है कि भाई एक्टिव होनी चाहिए, जो एजुकेशन है वो सक्रिय होनी चाहिए। दूसरा, जो किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर हमें अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, यानी कि बाहरी दुनिया के साथ में हमें अनुभव के आधार पर हमें शिक्षा को आगे, लर्निंग को आगे बढ़ाना है। वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि हमें स्टूडेंट की हेल्प करनी, जिससे वो क्लासरूम लर्निंग को अपनी आउटसाइड लाइफ जो होती है स्कूल से, उसके साथ में कनेक्ट कर सके। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। इन साइंस टीचिंग कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच रिफर्स टू, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद जो उपागम होता है किस तरफ जो है संदर्भित करता है, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराना। जी नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए कहोगे कि ये कौन सी रचनावादी दृष्टिकोण हो जाएगा, नहीं। कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना, नहीं भाई। समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करना, नहीं। विद्यार्थी को अनुभव आधारित अधिगम उपलब्ध कराना, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि जॉन डीवी में मैंने आज आपको सीडीपी में पढ़ाया है, उसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इससे मैं थ्योरी चैप्टर्स प्लस एमसीक्यू बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो उसी लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीडीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 148, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण यह है कि द टेक्निक ऑफ रोल प्ले मेथड इज कंसीडर्ड टू बी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इन टीचिंग ऑफ साइंस बिकॉज यह छात्रों को सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, यह अधिगम प्रक्रिया में एकल सत्ता को तोड़ने का सुनिश्चित करती है, यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझने में सुनिश्चित करती है, या यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र सक्रिय एवं भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया 148 के लिए। देखो हमें क्या करना है, एक्टिव लर्निंग करनी है जिससे कि बच्चा जो सक्रिय रह सके और अपनी जो पार्टिसिपेशन है, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। ऐसा ना हो, हमें क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर फोकस करना है। ऐसा ना हो कि टीचर केंद्र में रहे और बच्चा केंद्र में ना रहे, हमें बच्चे को केंद्र में रखना है और टीचर एज ए फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा। और ऑप्शन डी इसी को ही प्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 149, हैंड्स ऑन एक्टिविटी and projects form an integral part of learning of science. These learning experience primarily aim at, ये जितने भी आपके क्वेश्चन देख रहे हो ना 149, अभी जितने भी 145 से करा रहा हूँ, आज ही मैंने थ्योरी चैप्टर डिस्कस किया है सीडीपी का, जिसमें मैंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को डिस्कस किया था जॉन डीवी के द्वारा जो दी गई है, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे। जितने पॉइंट्स मैंने बताए थे उतने ही क्वेश्चन यहाँ आपको प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए जो टॉपिक जो है ना बहुत बारीकी से आप पढ़ो, जितने भी मैं थ्योरी चैप्टर्स कराता हूँ बहुत यूजफुल है भाई। हस्तक्षेप क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना, बिल्कुल नहीं, अनुशासन के लिए नहीं होती है। विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना या प्रायोगिक कौशल पर छात्रों का मूल्यांकन करना। छात्र को हर समय व्यस्त रखने के लिए हम कराते हैं भाई हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं भाई। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अपॉर्चुनिटी देनी है। हमें लोकतांत्रिक क्लास का निर्माण करना है जिसमें बच्चों को समान रूप से हमें क्या दिया जा सके, अवसर दिए जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसी की अनुशंसा करता है, तो इसलिए बी इसका अभिष्ट उत्तर हो गया। क्वेश्चन आता है लास्ट आज के सेशन का, कक्षा 6 में का एक पदार्थ का पृथक्करण विषय सब्जेक्ट अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। कि आप कक्षा 6 में पढ़ाने जा रहे हो, क्या है आपका टॉपिक, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का पृथक्करण। इसको आप किस तरीके से सबसे अच्छा और प्रभावशाली रूप से पढ़ा सकते हैं, संबंधित संकल्पनाओं का की गहन व्याख्या करेंगे आप, शिक्षार्थियों द्वारा हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को कराकर अच्छा ग्रह करवाकर, ये कि आप क्या कर देंगे, बच्चों को होमवर्क दे देंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नहीं भाई। विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चा आयोजित करके
देखो क्या आपको यहाँ पर अभिष्ट जो उत्तर रहेगा वो देखो, आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान दो, यानी कि बच्चे के द्वारा स्वयं को चीजों को करवाकर आप जो ये टॉपिक है ना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हो कि आप बच्चों को क्या करें, हस्त सिद्ध क्रियाकलापों के माध्यम से परफॉर्म करवाएं, चाइल्ड से बच्चे से खुद ही परफॉर्मेंस करवाएं, उसको समझाएं कि आपको ये चीजों को ऐसे करना है, इस तरीके से आप पदार्थों को अलग कर सकते हैं, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू पहले दिखाएं फिर उससे करवाएं। तो वो एक मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी लर्निंग को बिल्कुल एक्टिव रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का बेस्ट उत्तर हो गया। तो ये थे भाई हमारे 2018 के साइंस के पेपर 2 के प्रश्नों को, हमने पीवाई क्वेश्चंस को देखा। क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आ गई हो, तो भाई एक कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोट्स वगैरह आपको बाय करने, क्योंकि काफी सारे थ्योरी चैप्टर साइंस के भी मैं अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो भाई ये यूजफुल नोट्स रहेंगे, आप इसको एक बार पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं अगर आप देखेंगे तो चीजें कॉन्सेप्ट आपके कम टाइम में क्लियर होते चले जाएंगे। तो मेक श्योर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पर है, और आपको थोड़ा और एडिशनल प्राइस आप अगर लोगे तो आप जो है भाई लाइफ टाइम एसेस ले सकते हो। वहां पर आपको जितने भी नोट्स हैं वो डाउनलोडेड फॉर्म में पड़े हैं, साथ साथ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, और किसी की कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कॉमेंट कर दो। और अगर नोट्स बाय करने के बाद आपको कोई भी डाउट है तो आप मेल कर सकते हो यार, मेल का मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।